स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा अधिगम के सिद्धांत चल रहे थे जिनमें हमने व्यवहारवादियों के व संज्ञानवादियों के अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इनमें हम जिनकी जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंसी है उसी के अनुसार पढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में 2-3 सिद्धांत हैं, उनसे बहुत वैसे तो सभी सिद्धांतों से क्वेश्चन आ रहे हैं। व्यवहारवादियों के सिद्धांत से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो संज्ञानवादियों के सिद्धांत से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आज हम देखते हैं संज्ञानवादियों में एक उभरता हुआ सितारा जो मनोवैज्ञानिक है, उसका नाम है बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा। बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसे हम प्रत्यक्षात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसके और भी उपनाम हैं, जैसे अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत। बांडुरा ने बांडुरा वैसे पूछा जाता है कई बार कि बांडुरा कहाँ का था, क्योंकि अपने आप में अपने देश का एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। कनाडा का अल्बर्ट बांडुरा रहा है, कनाडा का था, और यह सिद्धांत उन्होंने 1986 में दिया था। इसने जो प्रोजेक्ट निर्धारित किए थे, जिसमें एक था जीवित जोकर और दूसरा बेबी डॉल। ये दो उन्होंने प्रोजेक्ट लिए थे। 2 प्रकार के प्रयोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने प्रस्तुत किए थे कि इन्होंने अल्बर्ट बांडुरा ने। इस समय उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। बुक का नाम था सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं कार्य एवं विचार का सामाजिक आधार। कार्य एवं विचार का सामाजिक आधार, जिसे अंग्रेजी में कहें सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। ये जो बुक थी, उस बुक के अंतर्गत बांडुरा ने प्रत्यक्ष अधिगम के सिद्धांत के नाम से सिद्धांत प्रस्तुत किया था, या उसे कहें सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। मुख्य रूप से इन 5 नामों के बारे में बहुत बार पूछते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? वर्तमान में सामाजिक अधिगम से संबंधित संज्ञानवादी, सामाजिक अधिगम से संबंधित संज्ञानवादी सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? बांडुरा। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बांडुरा ने। तो ये कई नामों से प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत। वैसे हम इसके सिद्धांतों को नाम कैसे याद करें? सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि सर हर सिद्धांत के 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 आपने नाम लिखाए हैं, इन नामों को हम याद कैसे करें? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले इन नामों को आप अच्छे से इनका पढ़ो, पढ़ने के बाद इसका अर्थ समझो कि ये शब्द अपने आप में किसकी व्याख्या कर रहा है, ये शब्द अपने आप में किसकी व्याख्या कर रहा है,
क्या कहना चाह रहा है, उस शब्द के अंदर ही इस संपूर्ण सिद्धांत का कंसेप्ट निहित है। अलग से मिलाने की आवश्यकता नहीं है, इसी शब्द में इस सिद्धांत से संबंधित कंसेप्ट हमें मिल जाएगा। और एक बार अगर हमने अर्थ के आधार पर, अवधारणा के आधार पर अगर अर्थ ढूंढ लिया तो संपूर्ण कहानियाँ उसमें निहित होंगी, फिर रटने की आवश्यकता नहीं, सामने आएगा, हम तुरंत लिख देंगे, या फिर एग्जाम में होता है तो ऑटोमेटिक नाम हमें याद आ जाएगा। अब देखो इन्होंने किया क्या था, नाम की स्थिति सामने वही पता लग जाएगा। पहली तो स्थिति इन्होंने कहा कि बालक जो भी सीखता है वो प्रत्यक्ष, अवलोकन व अंतः क्रिया के माध्यम से, अनुकरण, अवलोकन व अंतः क्रिया के माध्यम से बालक जितना भी अधिगम करता है इन्हीं तीनों तत्वों के माध्यम से करता है। जैसे हम कहें कि बालक सीखना कैसे होगा, जैसा बालक समाज में देखेगा उसी प्रकार से कार्यों को सीखेगा। अब देखेगा कैसे, तो इन्होंने इसके लिए 4 पद बताए हैं। किसने? बांडुरा ने, कि सीखने में 4 पदों की महत्वता बताई है, जिसमें पहला है अवलोकन, दूसरा है धारण या अनुकरण, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, और चौथा है पुनर्बलन। ये 4 पदों के माध्यम से बांडुरा अधिगम करने की बात कहता है। अवलोकन का मतलब है किसी भी क्रिया को, समाज में होने वाली घटना, क्रिया, कार्य को देखकर उसके नॉलेज को प्राप्त करना। देखकर जिस रूप में बालक देखेगा उसी रूप में तत्वों को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के वो होता है देखना, अवलोकन कहलाया, और उसे अपने अंदर डालना अनुकरण कहलाता है। उसे अपने अंदर पूर्णतः प्रस्तुत अंदर डालकर सीख लेना अनुकरण कहलाता है। लेकिन जब वैसी परिस्थितियां दोबारा बनती हैं तो उन क्रियाओं को प्रस्तुत करना वो क्या कहलाता है? पुनः प्रस्तुतिकरण कहलाता है। और प्रस्तुत करने के बाद हम उसे किस रूप में पुनर्बलन दे रहे हैं वैसे ही दोबारा भविष्य में उसकी क्रियाएं आधारित होंगी। जैसे मैं कहूँ कि घर पर आए हुए मेहमान को हम पानी पीने के लिए बोतल देते हैं या गिलास में पानी पकड़ाते हैं, तो वो क्या हो गया? बालक ने उस प्रकार की क्रिया करते हुए क्या किया? अवलोकन किया। क्रिया करते हुए क्या किया? अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद में उन क्रियाओं को, जब पानी पकड़ाया उसको देखा और अपने अंदर ग्रहण कर लिया, वो कहलाता है अनुकरण या धारण करना। कुछ समय बाद में अगर दोबारा गेस्ट आता है तो बालक आते ही बैठता है तो खुद पानी पकड़ाने के लिए वहाँ तैयार हो जाता है, वो क्या कहलाता है? पुनः प्रस्तुतिकरण। यानी पहले वाले में घर वालों ने पकड़ाया था, दोबारा पानी पकड़ाने के लिए या वहाँ पानी ले जाने के लिए बालक खुद कोशिश करता है, वह कहलाता है पुनः प्रस्तुतिकरण। जब बालक पानी की प्लेट या वहाँ पर माता पिता के पास या आए हुए गेस्ट के पास ले जाता है और वहाँ बैठे उसके पापा उसे कहते हैं शाबाश बेटा, मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो बालक उसी समय अगर उनको नाश्ता भी देना है या भोजन परोसना है तो उसमें भी अपने योगदान के लिए प्रयास करता है, वो है पुनर्बलन। और अगर पुनर्बलन हमने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दिया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दिया, तो बालक उस जगह से हटकर अपने आप को अलग कर लेगा। उस जगह से हटकर बालक अपने आप को क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। जैसे हमने उसे डांटा कि तू ही था क्या घर में और कोई व्यक्ति नहीं था, तो बालक वहाँ पानी पहुँचाने दोबारा नहीं जाएगा। और अगर हम उसे नाश्ता पहुँचाने के लिए बोलते हैं तो भी बालक अपने आप को उन क्रियाओं से क्या करेगा? अलग कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमने दिया क्या? पुनर्बलन। कैसा? नेगेटिव प्रकार का पुनर्बलन वहाँ पर प्रस्तुत किया। तो डिपेंड, पहले ये सारा सिद्धांत 4 पदों के माध्यम से क्रियाएं संपन्न होती हैं और उसी के माध्यम से सीखी जाती हैं। अब यहाँ बात आती है
कि इन चारों पदों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद कौन सा है। तो कई स्थितियों में तो हमें लगता है कि तीनों पदों का अवलोकन किया और जैसा पुनर्बलन दिया वैसा ही पुनः प्रस्तुतिकरण होगा, लेकिन सबसे बड़ी स्थिति होती है कि पुनर्बलन तो बाद में प्रस्तुत किया जाता है, पहले तो बालक देखता है। अगर हमें नेगेटिव क्रियाकलाप करवानी है, अगर हमें नेगेटिव क्रियाकलाप करवाने हैं तो हम जो बालक को कुछ दिखाना चाहते हैं वो क्रियाकलाप ही कैसी प्रस्तुत की जाए, नेगेटिव प्रस्तुत की जाएगी तो बालक उनको प्रस्तुतिकरण में भी कैसा प्रस्तुत करेगा, नेगेटिव प्रकार का क्रियाकलाप ही प्रस्तुत करेगा। कैसा प्रस्तुत करेगा, नेगेटिव प्रकार का। तो सबसे ज़्यादा महत्व कौन रखता है, अवलोकन रखता है। कौन रखता है, अवलोकन, क्योंकि जैसा उसे दिखाएंगे वैसा ही वह क्रियाओं को अपने अंदर क्या करेगा, ग्रहण या धारण करेगा। ये तो बाद की बात हो। सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है, अवलोकन का पद माना जाता है। ये अंतिम पद है पुनर्बलन का। पुनर्बलन के सिद्धांत में, इसको भी हम पुनर्बलन का सिद्धांत कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहले महत्व हम किसको देंगे, हल के सिद्धांत को पुनर्बलन में महत्व देंगे। हल के बाद में स्किनर के सिद्धांत को पुनर्बलन में महत्व देंगे और स्किनर के बाद में हम किसको देंगे, बांडुरा के सिद्धांत को महत्व देंगे। अब यहाँ बात आती है कि ये नामकरण हैं वो इसके साथ में कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि समाज में होने वाली क्रियाओं का बालक अवलोकन करता है, धारण करता है और जब प्रस्तुत करता है और अंतिम रूप से समाज उसे सही मोटिवेट करता है तो बालक सही दिशा की ओर आगे बढ़ता है। जिस प्रकार अंतिम रूप में समाज मोटिवेट करेगा वैसा ही बालक आगे की ओर अग्रसित होगा। लेकिन सब तो समाज के द्वारा सीख रहा है, इसे सामाजिक अधिगम। प्रत्यक्षात्मक अधिगम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अवलोकन करता है बालक विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का, वो प्रत्यक्ष रूप से होने वाली घटनाओं का ही अवलोकन करता है। उसके इर्द गिर्द आसपास के वातावरण में जैसी जैसी क्रियाएं घटित हो रही हैं उन्हीं का बालक अवलोकन कर रहा है और प्रस्तुत कर रहा है। अन्य सिद्धांतों में अवलोकन की स्थिति नहीं आती और प्रत्यक्ष क्रियाओं पर जोर नहीं दिया जाता, इसलिए सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। तीसरा है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। अवलोकनात्मक यानी अवलोकन करना, यहाँ ये पद है महत्वपूर्ण, अवलोकन, और इसी पद के आधार पर इसका नामकरण दिया हुआ है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। चौथा है प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत। प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत भी यही करता है, प्रत्यक्षात्मक कहें या प्रत्यक्ष कहें बात एक ही आती है, प्रत्यक्ष क्रियाओं को देखकर सीखना। सामाजिक संज्ञानात्मक यानी समाज में रहकर समाज में होने वाली घटनाओं, समाज में रहकर समाज में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाए, उसका पता लगाया जाए, वो क्या कहलाता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। या मैं कहूँ कि सामाजिक संज्ञान समाज में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं को देखकर, समाज में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं को देखकर फिर कोई चिंतन किया जाता है उन पर और फिर सीखा जाता है, इसलिए सिद्धांत को क्या कहते हैं, सामाजिक संज्ञान। ये नए ज्ञान की उपस्थिति बालक में किसके आधार पर होती है, समाज के कारण होती है। जितना भी नया ज्ञान बालक प्राप्त करता है समाज से प्राप्त करता है और समाज जैसा समाज में बालक रहेगा उसी प्रकार से उसमें नए ज्ञान की उपस्थिति पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। अब पहली चीज़ जितना हमने पढ़ा उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सीधा सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, बांडुरा ने। इनका 3 नाम लिख दिए और पूछ लिया कौन सा नाम बांडुरा के सिद्धांत को नहीं कहा जाता, तो एक नहीं कहा जाएगा। तो कोई भी अगर अदर नाम भी आता है तो इसके कंसेप्ट को अगर हम समझते हैं तो आसानी से उसको आसानी से बता पाएंगे। तीसरा आता है कौन से पद का उपयोग अल्बर्ट बांडुरा ने नहीं किया या कौन सा पद इसके सिद्धांत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 4 पदों का उपयोग किया और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, अवलोकनात्मक। बुक का नाम कार्य एवं विचार का सामाजिक आधार, प्रोजेक्ट जीवित जोकर और बेबी डॉल। अब जीवित जोकर में तो वो बालक जो भोजन पकड़ा रहा था उसकी कहानी इसके माध्यम से हमने प्रस्तुत की है।
अब प्रश्न आता है बेबी डॉल पर। बेबी डॉल क्या था? आप जब मेले में जाते हैं तो एक प्लास्टिक की गुड़िया देखते होंगे। उस प्लास्टिक की गुड़िया पर विभिन्न प्रकार के अंकन होते हैं, जैसे आँख, नाक, कान सब अंकित होते हैं। और आपने देखा होगा वो दीवार पर चिपकी हुई होती हैं, प्लास्टिक की होती है, नीचे चिपकी होती है, कोई हिलाता है गिर जाती है, कई जगह स्थायी होती है तो कई जगह अस्थायी भी होती है, वो हिलती डुलती भी रहती है। हिलती डुलती का मतलब हम हिलाएंगे तो अपने साथ दूर भी ले जा सकते हैं उसे। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि बेबी डॉल के साथ कैसे प्रयोग किया। तो एक ग्राउंड में विभिन्न प्रकार के बेबी डॉल डाल दिए गए और 20-30 बालक वहाँ पर खेलने के लिए छोड़ दिए गए। वहाँ पर बालकों को खेलने के लिए छोड़ने के बाद उन बालकों के व्यवहार का अंकन किया गया और 3 ग्रुप बनाए। एक बेबी डॉल के साथ में सही व्यवहार करने वालों को एक ग्रुप में, बेबी डॉल के साथ में गलत व्यवहार करने वालों को बी ग्रुप में, और बेबी डॉल से निष्क्रिय यानी अपने आप को दूर रखने वालों को सी ग्रुप में रखा गया। अलग रखने वालों को सी ग्रुप में रखा गया। अब इन तीनों को 3 मूवी दिखाई गई। पहले वाले को ऐसी मूवी दिखाई गई जिसमें बेबी डॉल के साथ गलत व्यवहार करने वालों को पुरस्कार दिया गया। दूसरे वाले में बेबी डॉल के साथ में सही व्यवहार करने वालों को पुरस्कार दिया गया, और तीसरे वाले में बेबी डॉल के साथ सही व्यवहार करने वालों को पुरस्कार दिया गया। अब देखा गया कि इसमें गलत व्यवहार करने वालों को पुरस्कार दिया गया, तो दोबारा इनको व्यवहार में छोड़ा गया मूवी दिखाने के बाद, तो काफ़ी बच्चे गलत व्यवहार करते हुए पाए गए, क्योंकि उन्होंने उस मूवी में देखा कि गलत व्यवहार करने से पुरस्कार मिलता है, तो पुरस्कार की चाह में जैसा उन्होंने देखा वैसा ही सीखा और दोबारा बेबी डॉल के साथ में उस ग्राउंड में गलत व्यवहार करते हुए देखे गए। दूसरे ग्रुप में देखा गया कि गलत व्यवहार करने वालों को ऐसी मूवी दिखाई गई जिसमें सही व्यवहार जो करते हैं उनको क्या दिया गया? पुरस्कार। तो ये गलत व्यवहार करने वाले बालकों में से भी काफ़ी बालक सही व्यवहार करते हुए पाए गए, और तीसरे व्यवहार में जो निष्क्रिय थे उनको सही व्यवहार करने वालों को क्या दिया गया? पुरस्कार। तो काफ़ी बच्चे सही व्यवहार करते हुए दिखाई दिए गए। तो इस प्रकार उन बालकों ने जैसा देखा वैसा ही व्यवहार में क्या किया? प्रस्तुत किया। ये था बेबी डॉल पर प्रयोग। इसके बाद में देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो यह समाज में बालकों को भाषा शिक्षण में सहायक है। समाज में बालकों के भाषा शिक्षण में सहायक है। शिक्षक को शिव मॉडल के रूप में प्रस्तुत होकर सीखने पर जोर देता है। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाएं और शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उसी के अनुसार इस विद्यालय का संचालन किया जाए, ताकि बालक अपने आप का विकास कर सके और समाज को महत्व देते हुए उनके मूल लक्ष्य या उद्देश्यों को शिक्षा में शामिल किया जाए, ताकि बालक उनसे जुड़ सके। और नेक्स्ट अगर बात करें कि इस सिद्धांत में व्यक्तित्व के निर्माण पर जोर दिया गया कि एक अच्छे व्यक्तित्व या एक सही जगह के क्षेत्र का भ्रमण करवाएंगे तो एक अच्छे व्यक्तित्व के बालक का निर्माण होगा। कला शिक्षण पर जोर दिया गया जिससे बालक के व्यवहार में क्या हो? सुधार हो सके और आसपास की कला संस्कृति को देखकर बालक सीख सके, नई नई चीज़ों में अपने आप को उत्थान कर सके। बालक का आक्रामक व्यवहार, परोपकार, दया, शिष्टाचार आदि को सही दिशा देने के लिए भी ये सिद्धांत अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण है। तो ये सिद्धांत समाज की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ है। ठीक है, तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को समाज की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के अवलोकन करने पर जोर देते हुए सीखने में महत्व दिया गया है। तो यह है अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। उसके बाद में एक चार्ट बनाते हैं, उसी में कौन सा सिद्धांत क्या था, जो कमियां हैं वो आप लिख के भेज सकते हैं, ताकि आपकी और जो सुधार होने की संभावना होगी, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर किया